हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप बिहार पे। आज आप सभी के लिए एक छोटा सा चैप्टर समाज में लेके आई हूँ, जो 10th और 12th दोनों बोर्ड के एग्जाम है। दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समाज, आज हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। समाज के कितने भेद होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर तो समाज के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वही हम समाज के बारे में समझेंगे कि आखिर समाज में क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं समाज। चलिए देखिए, समाज मेरा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जब समाज का अगर हम डिफिनीशन का बात करते हैं तो जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर, यानी अगर इसका हम परिभाषा का बात करें तो इसमें दो या दो से अधिक शब्द आते हैं और पद आते हैं। शब्द कोई पद बोलते हैं, जानते हैं कि हाँ, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जैसे में राम, आम खाता है। इसमें राम जो है सो मेरा एक पद है। जानते हैं हम कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। उसके बाद राम अगर जनरली अगर अकेले हो तो इसको हम एक शब्द बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हम एक शब्द बोलेंगे। तो समास यही बोलता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, यानी दो या दो से अधिक शब्द आएगा, दो या दो से अधिक शब्द आया और आपस में जुड़ा, जुड़ने के बाद एक नया शब्द बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम समास बोलते हैं। चलिए देखते हैं समास किसको बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द, इसी को हम पद बोलते हैं, आपस में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे समास कहते हैं। यानी अगर हम समास की परिभाषा की बात करते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है तो उसको समास बोलते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। देखिए इसमें दो या दो से अधिक शब्द, इसका परिभाषा ही बोलता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर एक नया शब्द बनाए। तो देखिए राजा का पुत्र, इसमें तो हमको लग रहा है कि हाँ, एक ये शब्द हो गया, एक ये शब्द हो गया, दो शब्द है। बोला कि दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो बोल रहा है राजा का पुत्र, इसको हम एक वाक्य लिख दिए, एक शब्द में लिख दिए राजपुत्र। यानी राजा का पुत्र था, उसको हम बोलते हैं, राजा के पुत्र को हम क्या बोलते हैं, राजपुत्र बोलते हैं। राजा की कन्या होती है उसको क्या बोलते हैं, राजकन्या बोलते हैं। उसके बाद एक और देख लेते हैं, रसोई के लिए घर। क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा रसोई घर। इसमें भी देखिए दो या दो से अधिक शब्द आया था, आपस में जुड़ा, जुड़ के एक नया शब्द बना दिया रसोई घर। पहले तो था रसोई का घर, रसोई के लिए घर, अब क्या बन गया, रसोई घर डायरेक्टली बन गया। यही जो बनने की प्रक्रिया, इसी को हम समास कहते हैं। यानी अगर इसको देखने से आपको लग रहा होगा कि हाँ समास का अर्थ क्या होगा, तो चलते हैं हम समास के अर्थ पे चलते हैं। पहले अर्थ पे चलते हैं। तो समास का जो अर्थ होता है, संक्षेप करना होता है। देखिए हम संक्षेपित, ये ना बड़ा था रसोई के लिए घर, इसको हम छोटा कर दिए, रसोई घर हो गया। तो इसका अगर हम समास का अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में संक्षेप मिलेगा, ये छोटा करना नहीं मिलता है। इसका मिलता है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10th के भी एग्जाम में पूछा है, 12th के भी एग्जाम में एक दो चांस पूछा है। चलिए देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर पॉइंट में, आप लोग लिख लेंगे समास का अर्थ
संक्षेप करना, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। उसके बाद संक्षेप करना या छोटा करना होता है। यानी अगर हम समास के अर्थ की बात करते हैं तो जो समास का अर्थ हो जाता है संक्षेप करना, इसको आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। समास के अगर पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये आपसे समास का परिभाषा नहीं पूछेगा, या पूछ ले कि हाँ जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे आप देखिएगा कि दो या दो से अधिक शब्द आया, जुड़ के एगो शब्द बनाया, यानी उसको समास बोल देंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का जो अर्थ होता है संक्षेप करना, संक्षेप यानी छोटा करना, संक्षेप को ही हम छोटा करना कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, संक्षेप करना, ये एग्जाम में पूछता है। यानी यहाँ से हो गया संक्षेप करना। समास का हम अर्थ पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि समास आखिर कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो बात करें जनरली, समास जो होता है सो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा शब्द है तो देखिए, बन जाता है सम, म में हलंत है, सम अजोड़ आस, सम जोड़ आस, या इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें। सम का जो अर्थ हो जाता है सो पास, अब प्लस में आस, इसका अर्थ हो जाता है रखना। कि र है रखना, यानी मिलके बना देता है समास। यानी देखिए यहाँ हो जाएगा सम, उसके बाद आस, सम और आस आया, इसका मतलब है यहाँ आया सम, यहाँ आया आस, यानी ये दोनों मिल करके, यानी इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं सम और उसके बाद है आस। आप लोग जानते होंगे कि जब म हलंत में हम आ जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा। कि स था यहाँ माँ, यानी स है, ये दोनों मिल के क्या बनाया, माँ बनाया, स है तो स, यही आया। यहाँ देखिए, यहाँ लिखे है सम अजोड़ आस। सम का जो अर्थ होता है सो होता है पास, पास होता है, और आस का जो अर्थ होता है सो रखना होता है। इसका विग्रह करने पे ये अर्थ होता है, लेकिन अगर समास का डायरेक्टली अर्थ पूछता है तो समास का जो अर्थ होता है सो संक्षेप करना होता है। सो आप याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। समास दो शब्द से मिलकर बना है, सम जोड़ आस, सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, राजा का, राजा की ले लीजिए, राजा की पुत्री। इसमें से एक और नया बात हम लोग को जानने के लिए मिलता है कि इसमें जो शुरू वाला पद होता है, यानी जो राजा हुआ, इसको हम बोलते हैं पूर्व पद। अगर पुत्री की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं उत्तर पद। पद से आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा कि पूर्व पद पूछता है तो पूर्व पद आपको पता ही नहीं रहेगा, तो इसलिए हम जान लेते हैं कि हाँ राजा की पुत्री है, तो राजा की पुत्री में जो राजा हो जाता है सो पूर्व पद हो जाएगा, और जो पुत्री हो जाएगी सो कौन सा पद हो जाएगी, उत्तर पद हो जाएगी। पद के बारे में याद रखना जो शुरू में आ जाए। यानी अगर हम फिर लेते हैं, चिड़िया को मारने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाता है चिड़ीमार, चिड़ीमार हो जाता है। तो इसमें जो चिड़िया जो हो जाएगी सो पूर्व पद, और मारने वाला यानी ये जो हो जाएगा सो उत्तर पद। ये बात आप लोग को समझ में आया होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। बस डायरेक्टली याद रखना है, जो शुरू में आया, जो पहले आया सो पूर्व पद हो जाएगा, और जो बाद में आया सो उत्तर पद हो जाएगा। बस ये दो बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं,
आगे आ जाता है, आगे बात करते हैं समस्त पद, या इसी को दूसरी का दूसरा नाम है समासिक पद। इसके हम परिभाषा से समझेंगे कि किस समस्त पद और समासिक पद आखिर हम किसको कहते हैं। समस्त पद की बात करते हैं तो जो नहीं लिखे है इसको ऐसे लिखते हैं, समास के नियमों से निर्मित समास के नियमों से निर्मित शब्द, उसी को पद बोलते हैं, पद भी आप बोल सकते हैं। समास के नियमों से निर्मित पद या शब्द को समस्त पद या फिर समासिक पद कहते हैं। समासिक पद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, उससे पहले एक और बात हम समझते हैं। एक इसमें दो टॉपिक आता है, एक आता है समस्त पद या समासिक पद, दूसरा आ जाता है समास विग्रह। तो हम दोनों को पहले हम दोनों का डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद एक ही एग्जाम्पल में आप दोनों समझ जाएंगे कि किसको समासिक पद कहते हैं और किसको हम कहते हैं समास विग्रह। चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं समास विग्रह का डिफिनीशन। समास विग्रह, देखिए ये तो नियम से बंधा होता है, लेकिन ये बेचारा जो है सो कोई नियम से बंधा हुआ नहीं रहता है। ये क्या करता है, ये जो समस्त पद आता है, समस्त पद या इसी को बोलते हैं समासिक पद, समस्त पद के बीच में विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह लगाना या उसे अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, लिख लीजिए, एग्जाम्पल में बोल देंगे जिसके हाथ में वीणा हो, उसके लिए एक शब्द हो जाता है वीणा पानी। जिसके हाथ में वीणा हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है वीणा पानी। तो वीणा पानी में बात करते हैं, देखिए एक लंबा सा है, समास के नियम से बंधा हुआ, यानी ये है समास के नियम से, ई है समास के नियम से बंधा हुआ। यानी देखिए समास क्या बोलता है, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर एक नया शब्द बनाए। तो देखिए दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर एक नया शब्द बनाए। तो देखिए हम इसका डिफिनीशन क्या दिए थे, समास के नियमों से निर्मित शब्द या पद को। यानी देखिए समास के नियम से नियम चला ही यहाँ से, ई नियम से वो शब्द बन गया, यानी समास के नियम से ई शब्द बना, यानी ई कौन सा पद हो जाएगा, ई हो जाएगा मेरा समस्त पद। इसके बीच में इसको अलग अलग करके, यानी वीणा पानी जो था तो हम इसको क्या लिख दिए, ये जो पानी होता है, ये पानी जो होता है, ये वाला पानी जो होता है, ये पानी पीने वाला पानी नहीं होता, ये पानी पीने वाला नहीं होता। ये पानी का मतलब क्या हो जाता है, हाथ। आप पर्यायवाची शब्द में पढ़िएगा कि हाँ पानी का अर्थ क्या होता है, तो पानी का अर्थ क्या हो जाता है, हाथ होता है। यानी जिसके हाथ में वीणा होता है उसी को हम बोलते हैं वीणा पानी। यानी देखिए जिसके हाथ में वीणा हो इसको अलग अलग हम करके लिखें, यानी ई मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा समास विग्रह।
मेरा क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। यानी देखिए वीणापानी एक समास के नियम से बंधा हुआ था, इसको हम अलग अलग करके लिखे, यानी सब अलग अलग करके लिखे, अलग अलग करके लिखे तो उसको क्या बोलेंगे, समास विग्रह बोलेंगे। शायद आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, समस्त पद और समस्त पद या समासिक पद दोनों एक ही को कहते हैं, उसका समास विग्रह दोनों को हम समझ लिए। समस्त पद यानी जो समास के नियम से बंधा होगा। समास का नियम क्या कहता है कि दो या दो से अधिक शब्द आएगा, आपस में जुड़ेगा, एगो शब्द बनाएगा, एगो शब्द बनाया यानी समास के नियम से बंधा हुआ है। यहाँ बनाया वीणापानी यानी क्या हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा। इसको अलग अलग करके लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे यानी क्या हो जाएगा, मेरा समास विग्रह हो जाएगा। अब मेरा समास के बारे में जो इंट्रोडक्शन था सो मेरा खत्म हो गया। आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे समास के भेद पे। तो बता दें समास का भेद, चलिए देखते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। समास के भेद, यहां से चलते समास के भेद। भेद या इसी को बोलते हैं प्रकार। समास के प्रकार देखते हैं समास के प्रकार। समास का प्रकार देखते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास आया, बोला कि हमर कै गो बेटा, 6 गो, यानी समास के कै गो भेद है, ये याद रखिएगा। समास का डायरेक्टली कै गो भेद है, 6 गो भेद है। उसके बाद देखते हैं समास का कौन कौन भेद है। तो इसको याद रखने के लिए 6 गो भेद तो हमको पता चल गया, इसके लिए ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है, देखते हैं। ट्रिक होता है द्वंद्वी। द्वंद्वी अप तक, इसको हम बंद कर देते हैं। द्वंद्वी अप तक। समास के 6 भेद होते हैं, इसको हम ट्रिक पे बैठाएंगे द्वंद्वी अब तक, यानी एक मेरा ट्रिक निकल गया द्वंद्वी अब तक। अब देखिए 6 भेद का हम नाम कैसे लिखते हैं, सो देखिए, चलिए देखिए। पहला जो हो जाता है उसको द्वंद, दो है ना और उस पे 9 है, 9 है। पहला हो जाता है द्वंद समास। दूसरा हो जाता है दी है, दी से मेरा आ जाएगा द्विगु समास। तीसरा मेरा आ जाता है द्वंद खत्म, द्वंद्वी खत्म हो गया। देखिए द्व था उसके ऊपर न था, द्व से हो जाएगा द्वंद समास। दी था, दी से द्विगु समास हो गया। अब आया अ से मेरा हो जाता है अव्ययी भाव समास। 4 नंबर में मेरा आ जाता है ब है, यानी ब से मेरा हो जाता है बहुव्रीहि समास। ब के बाद मेरा आ रहा है क्या, तो आ रहा है मेरा 5 नंबर में मेरा हो जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद मेरा आ जाता है क, लास्ट है यानी छठा है। क से हो जाता है मेरा कर्म धारय समास। यानी देखिए आप इजिली याद रख सकते हैं, अगर आपको द्वंद्वी अब तक इजी भी है, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक, 1-2 बार मेरे साथ रिपीट करिएगा, द्वंद्वी अब तक, यानी द्वंद्वी अब तक हो गया। द्वंद्वी अब तक में हम बैठा लेंगे, बैठाएंगे कैसे, सो देखिए। दो से मेरा हो जाएगा, दो से मेरा क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया, दिख रहा होगा। दी से मेरा हो गया द्विगु समास, अ से हो गया मेरा अव्ययभाव समास, ब से मेरा हो गया बहुव्रीहि समास, त से मेरा हो गया तत्पुरुष समास, क से मेरा कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। यानी समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद को याद रखने के लिए द्वंद्वी अब तक का हम ट्रिक यूज करते हैं। इसमें सबका नाम बारी बारी से लिख लेते हैं। आप याद भी कर सकते हैं, द्व से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, अ से अव्ययभाव समास, फिर ब आ जाता है ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास हो गया, मेरा खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं
अब हमको क्या, अब मेन चीज तो अब हमको अब पढ़ना है द्वंद्व समास किसे कहते हैं। एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछता है, आपको एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि कौन सा मतलब समास है, कौन सा समास है, तो आपको बताना रहेगा कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है, बहुव्रीहि है, विभाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, यही छांटना रहता है, यही बताना रहता है। एग्जाम में उस सब जो पीछे का पढ़ा है उस सब में से एक दो क्वेश्चन पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन मेन चीज मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है। यानी अब हम समास के भेद के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ते हैं, यानी सबके बारे में पढ़ेंगे कि कौन समास में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन पद प्रधान होता है, इसलिए आपको हम बताए भी थे कि पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। चलिए देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐड करते हैं। पहला था मेरा द्वंद्व समास, एक नंबर पढ़ते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसका जो परिभाषा होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी इसका जो हम डिफिनीशन लिखवाएंगे वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, जब नहीं, इसको लिखे, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके अगर ट्रिक का बात करें, एक तो ट्रिक है, आप समझ सकते हैं, ट्रिक को बंद करते हैं रेड बॉक्स में। चलो लिखते हैं, बीच में संयोजक चिन्ह, बॉक्स के बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। संयोजक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा माइनस, इसको हाइफन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइफन बोलते हैं, माइनस टाइप से रहता है, छोटे रहता है। मेन ये आप यहीं से द्वंद्व समास को पहचान लीजिएगा, देगा जहां बीच में हाइफन दिखा इसका मतलब क्या है कि द्वंद्व समास है। लेकिन एक ठो बाद में आता है, यानी देखिए वो चलेंगे हम अव्ययभाव समास में चलेंगे, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, याद रखना है आपको, द्वंद्व समास यानी जिसका दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तो उसको कौन सा समास कहते हैं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं उसको कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखे पहला देख लीजिए, फेमस एग्जाम्पल है माता पिता, जो कि बोर्ड एग्जाम कितना बार पूछ चुका है। ऐसे लिख के देते हैं माता पिता, इसके बीच में ना हाइफन लगा रहता है, यानी संयोजक जो चिन्ह होता है ये जो लगा रहता है, ये जो चिन्ह होता है सो लगा रहता है। इसी चिन्ह से हम पकड़ लेते हैं, जहां संयोजक चिन्ह आया द्वंद्व समास, जहां भी दिख जाए द्वंद्व समास, लेकिन एक जगह दिखेगा तो द्वंद्व समास नहीं होगा, वो आगे हम बताएंगे, याद रखना है। अब ये नहीं कह दीजिएगा कि हाँ आते तो बोले थे कि जहां भी दिख जाए वहां द्वंद्व समास है, तो ऐसा नहीं होता है। चलिए देखिए, माता पिता हो गया, उसके बाद भाई बहन, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, यानी कोई एक दूसरे से कम नहीं है, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान दिख रहा है। उसके बाद हाइफन नहीं आया तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एगो एग्जाम्पल है जल वायु, ये एक साथ रहेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोई समास पे, जैसे आप जब पूरा समास पढ़ लेते हैं ना तो आपको पता होता है, आइडिया लगता है कुछ, लेकिन यहाँ भी सिर्फ द्वंद्व समास पढ़े इसलिए। इसमें देखिए जल है और वायु है, क्या एक दूसरे से कोई, जल भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना कि वायु रखता है, इसलिए जल वायु को हम क्या, इसमें हाइफन नहीं होते हुए भी इसको हम द्वंद्व समास में रखते हैं। माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, जल वायु हो गया, फिर हो जाता है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। उसके बाद दाल रोटी, दिन रात,
कि सब जो जाता है ना, सब जहां भी आपको हाइफन वाला दिख जाए, इसका मतलब कौन सा समास हो गया मेरा? द्वंद्व समास। यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान होगा, देख लीजिएगा हाइफन से आप ज्यादा पकड़ सकते हैं, जहां हाइफन आ जाए द्वंद्व समास। लेकिन इसमें कुछ अपवाद में नहीं होता है द्वंद्व समास में, आगे हम पढ़ेंगे अपवाद में क्या होता है। आई होप द्वंद्व समास आपको समझ में आया होगा, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, माता पिता हो, या बीच में हाइफन आना चाहिए, यानी संयोजक चिन्ह आना चाहिए। उसके बाद देखते हैं द्वंद्व समास मेरा खत्म हो गया। मेरा दूसरा आता है, दूसरा मेरा आ जाता है द्विगु समास। दूसरा मेरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास से डायरेक्ट एक बात याद रखना है, एक बात याद रखिएगा, यानी आपका द्विगु समास खत्म। यानी जिस समास का प्रथम पद, यानी पहला वाला पद, प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो। और इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन से ही आप सब पकड़ लीजिएगा। यानी द्विगु समास जहां आया, देखिए द्विगु समास जहां आया यानी संख्या, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसमें ट्रिक, बस एक ही ट्रिक है, पहला वाला पद संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक दिख रहा होगा। यानी इसमें जो पहला पद आता है उसको क्या आता है? संख्यावाचक आता है। संख्यावाचक है तो पहला देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखें तो पहला हो जाएगा तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा किसको बोलते हैं? तिरंगा सभी लोग जानते होंगे तिरंगा किसको बोलते हैं? तीन रंगों का समूह, यानी तीन, जिसमें तीन रंग आता हो, यानी तीन आ गया ना, जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक। यानी देखिए तीन रंग का समूह बोल दीजिए, या कुछ और बोल दिए, तीन रंग, यानी हमको यहीं से पकड़ना है, तीन रंग, यानी तिरंगा आया मेरा, यानी मेरा कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। ये हमको लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम लिख दिए, लेकिन डायरेक्टली मेरा तिरंगा कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसका हम विग्रह किए। उसके बाद बात करते हैं चौराहा। चार राहो, राहो मतलब रास्ता होता है, राहो को ही रास्ता बोलते हैं। चार राहों का समूह, यानी चौराहा में मेरा कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया, क्योंकि देखिए उसके आगे क्या आया? चार आया, यानी चार आया, इसका मतलब मेरा कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सप्त। सप्त ऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि हो जाता है। उसके बाद नवग्रह हो जाता है। सबका आप कर सकते हैं, इसी विच्छेद कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको याद रखना है, तिरंगा याद रखना है, चौराहा याद रखना है, सप्तऋषि याद रखना है, नवग्रह याद रखना है। उसके बाद इसको हम इरेजर कर देते हैं, मेरे काम का नहीं है, इसको हम नहीं, हमको डायरेक्टली यही पूछेगा सप्तऋषि बताइए कौन सा समास है? सप्त आया, यानी सप्त यानी सात। उसके बाद पसेरी हो गया, पसेरी यानी 5 किलो होता है। आपको पता होगा कि जैसे जाते हैं, जब हम लोग हाट वगैरह जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एक पसेरी आलू दे दीजिए, यानी कितना केजी आलू दे दीजिए? 5 केजी आलू दे दीजिए। पसेरी का मतलब क्या होता है? 5 केजी होता है। जहां हम बोले कि संख्या का बोध होगा द्विगु समास, यानी यहाँ संख्या बता रहा है। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, यानी 9 ग्रह आया, नव यहाँ नया नहीं होगा, नव से क्वेश्चन फंसाने वाला बनता है नवयुवक और नवग्रह।
तो नव युवक हो जाता है। यहाँ नव का जो अर्थ होता है ऐसे नया होता है, लेकिन यहाँ नव का अर्थ क्या होता है, नव होता है। तो अर्थ से भी हम लोग पकड़ते हैं। नवग्रह यानी तिरंगा हो गया, मेरा चौराहा हो गया, सप्तऋषि हो गया, नवग्रह हो गया। उसके बाद चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। त्रिभुज हो गया, उसके बाद पंचमूली। उसके बाद देखिए पंचमूली, सभी को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस 4-5 को आप देखने से आप बता सकते हैं कि कौन सा है, कौन समास है, कौन नहीं, जिसका प्रथम पद संख्या हो। यानी यहाँ देखिए पंच यानी 5 आ गया, त्रि 3 आ गया, चतुर यानी 4 आ गया, पसेरी यानी 5 आ गया, तिरंगा 3 आ गया, चौराहा में 4 आ गया, सप्तऋषि में 7 आ गया, नवग्रह में 9 आ गया। यानी सब में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, संख्या ही आ रहा है। उसके बाद आपको पता है नवग्रह होता है, नवरत्न भी हो, नवरत्न हो, सप्त द्वीप, अष्टाध्यायी वगैरह वगैरह। जहां अष्टा अवस्था से बहुत सारा बन सकता है, सप्त से भी बन सकता है। सप्त से देखिए 2 बन गया, सप्तद्वीप बन गया, सप्तऋषि बन गया, तिरंगा पसेरी हो गया, फिर देखिए 3 से त्रिभुज हो गया, 4 से चौराहा हो गया, नवग्रह हो गया, नवरत्न हो गया। वैसे नव से 9, 9 को हम डिनोट करते हैं, नव से 9, सप्त से 7, अष्ट से 8 हो गया। उसके बाद षष्ठभुज भी लिख सकते हैं, षष्ठ, षष्ठ यानी इसको षष्ठ भुज यानी 6 को भुजा जो होता है। सो इस तरह से मेरा इशारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास का मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा तीसरा आ जाता है, बहुत अच्छा समास है ये, अव्ययी भाव समास। देखिए पहले हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जल्दी जल्दी इसका डिफिनेशन लिखते हैं अविभाव समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान या, अब लिखा थी ना, इसको या पढ़ते हैं, अवय या फिर उपसर्ग, उपसर्ग हो तो उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अव्ययभाव समास बोलेंगे। ट्रिक की बात करें, इसका प्रथम पद हो जाता है उपसर्ग, उपसर्ग प्रथम पद है उपसर्ग। उपसर्ग शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले यानी आगे आके जुड़ता है, आगे आके जुड़ा यानी क्या हो जाएगा, वो उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग में क्या क्या होता है, सो देखिए जनरली उपसर्ग में जो आता है ना, उपसर्ग में कुछ कुछ फेमस है। जैसे में देखिए बे आ जाएगा, आ जाएगा, ओ आ जाएगा, फिर से यथा आ जाएगा, प्रति आ जाएगा, अति आ जाएगा। जनरली ये सब बहुत ज्यादा आता है, ये सब का बोले तो बहुत ज्यादा आता है, और भी आ सकता है, इसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन ये जो है ना जनरली ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे में हो गया बे से, देखिए बे से बनाए ना, बेईमान, बेईमान, बेईमानदार, बेचारा ईमानदार था, उसमें बे लगा के बेईमानदार बना दिए उसको, यानी बे उसमें क्या लग गया, उपसर्ग, यानी वो बे जो है उसको आके जुड़ गया। उसके बाद बे के बाद आ जाता है, आ से ना दुइये को बनता है, दूसरे आ से दुई को क्वेश्चन बनता है। कौन कौन बनता है, सो देखिए आ से बन जाता है पहले आजन, आ से और बन जाता है आ मरण,
इससे दुगो, आ से दुगो बनता है, आजन्म और आमरण। अ से बहुत सारा बन जाता है, अ से जितना नहीं खोजिएगा उतना मिल जाएगा। अ से हो जाएगा अज्ञान, हो जाएगा अज्ञात, हो जाएगा, इसमें अ उपसर्ग निकल जाएगा। फिर अ से बात कर, फिर उसके बाद आ जाता है यथा मेरा। अ से और भी बहुत सारा आ सकता है, कितना तक लिखेंगे? यथा, यथा से आ जाएगा यथाशक्ति, शक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति है इसलिए नहीं, यथाशक्ति। यथाशक्ति में देखिए यथा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद यथाशक्ति के बाद आ जाता है यथा कर्म, आ जाता है यथा कर्म हो गया, यथाशक्ति हो गया, यथा संभव हो गया। यथा यथा से बहुत सारा वर्ड बना के दे देता है, यानी जहां भी यथा आया, यथा देखे उपसर्ग निकल रहा है यथा, यानी मेरा हो गया अव्ययभाव समास। उसके बाद यथा से मेरा निकल गया प्रति से, देखते हैं पर से मेरा प्रति से हो जाता है प्रतिदिन, प्रति घंटा भी हो जाएगा। फिर देखिए प्रत्यय, प्रत्येक। आप संधि के रूल्स में पढ़िएगा कि तो प्रति इसमें से निकलेगा प्रति, प्रति यानी एक संधि का एक नियम होता है जिससे ना ये जो ई है सो आधा तो को छोड़ देता है, यो बना लेता है, यानी एक संधि का नियम है। लेकिन इसमें से जो उपसर्ग निकलेगा सो क्या निकलेगा? प्रति निकलेगा। प्रत्येक में से भी उपसर्ग क्या निकलता है? प्रति उपसर्ग निकलता है। यानी इस दोनों में से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आपसे उपसर्ग भी पूछ देगा कि प्रत्यय, प्रत्यय में से क्या उपसर्ग निकलता है? तो प्रति। कैसे? तो संधि में बताएंगे कि हाँ कैसे होता है। सो उसके बाद प्रत्येक, प्रत्येक में क्या हो जाएगा? प्रति, इसमें भी उपसर्ग निकलता है। उसके बाद प्रति से तो मेरा हो गया अति से, अतिसार, अत्यधिक, अत्याचार। ये देखिए तो यो एक के साथ आता है निकल जाता है ती, वो बात नहीं है। और तो एक साथ आया, तो ये एक साथ आया और निकाल दिया ती, यानी अति, इसमें से भी अति उपसर्ग निकलेगा, इसमें से भी। ये क्वेश्चन पूछता है। उसका और भी हो जाएगा और भी आ जाएगा। तो ये सब क्या हो जाता है? ये सभी जो है सो मेरा कौन सा हो जाएगा? समास। यानी इतना सारा एग्जाम्पल देख लिए, ये आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखना। इतना उपसर्ग जनरली आता है, बहुत ज्यादा यही उपसर्ग यही मिलेगा, एक दो एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। आ से तो फिक्स है दो, आजन्म और आमरण, इस दोनों में से आ उपसर्ग निकलता है। उसके बाद देखते हैं अव्ययभाव समास हो गया। इसी में एक आ जाता है अपवाद में आ जाता है, अपवाद। अव्ययभाव समास में एक अपवाद आता है। अपवाद क्या आता है सो सुनना है, अपवाद को सुनना है। अपवाद में आ जाता है समान शब्द या एक वचन का बहुवचन, समान शब्द या एक वचन का बहुवचन। समान शब्द के बोले तो घर, घर, रातो, रात, बातो, बात, नल, नल, हजारों, हजार। यानी देखिए एक वचन का बहुवचन रहे या समान समान रहे, ये दोनों के बीच हाइफन तो आता है लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं होता है। कौन सा समास हो जाता है? अव्ययभाव समास हो जाता है। कैसे? तो ये एक्सेप्शन है कि या तो समान रहे या फिर एक वचन का बहुवचन। जहां ऐसा क्वेश्चन दिख जाए यानी ये अव्ययभाव में आ जाता है, ये अपवाद है, याद रखना है। और ये बहुत सारा हो सकता है। देखिए घर, 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 ये भी सेम है, दोनों सेम है। ये है बहुवचन, ये एक वचन है, ये भी बहुवचन है, ये भी एक वचन, यानी ये सब क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा अव्यय भाव समास, यानी सब क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। यानी एक वचन का बहुवचन और उसके बाद समान, समान समान रहे तो एक वचन का बहुवचन रहे तो ये मेरा क्या कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव। इसको हम द्वंद्व समास नहीं कहते, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो। लेकिन यहाँ क्या होता है?
समान समान होता है, नहीं तो एक वचन का बहुवचन होता है। तो ये कौन सा समास हो जाता है मेरा? अव्ययभाव समास हो जाता है। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।